क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बार बार उसका मुंह खुला रहता है? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि सोते हुए उसकी सांस प्रॉपर नहीं आ रही है या सांस में इतनी साउंड है कि पूरी तरफ गूंज रही है? क्या आपका बच्चा स्नोरिंग भी कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है? जी हाँ दोस्तों, ये हो सकते हैं एक ऐसी बीमारी के लक्षण जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल, ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी क्या मैनेजमेंट है, वो आपसे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। रीजन बीइंग कि ये रिलेट करता है हमारी सबसे यंग पीढ़ी यानी कि बच्चों से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी। तो सबसे पहले जानिए कि ये एडिनॉइड्स क्या हैं। तो एडिनॉइड्स दोस्तों एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो उसका एक हिस्सा है एडिनॉइड्स। जैसे कि हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे एडिनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। वायरस हो, बैक्टीरिया हो या किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म हो, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये एडिनॉइड्स उसको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं और उसको हमारी बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट करने से बचाते हैं। बट वहीं गड़बड़ ये होती है कि कई बार ये एडिनॉइड्स ग्रो कर जाते हैं, इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वो जो नैरो पैसेज होता है जहां से इंसान सांस लेता है, बच्चे सांस लेते हैं, उस पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, जिसको हम कहते हैं एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी। सो एडिनॉइड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है। तो ये एडिनॉइड्स जो होते हैं काम करते हैं बच्चों को बीमारियों से बचाने का। 3 से 5 साल के बीच में इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और 7 से 8 साल के बीच में ये रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, बाकी जो इम्यूनिटी हमारे काम करते हैं, वो इसको प्रिवेंट कर लेते हैं इन्फेक्शन को। बट बात ये आती है कि ये कैसे हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं। दोस्तों, अब कई पेशेंट्स, अगर मैं कॉज की बात करूं एडिनॉइड्स की, कि एडिनॉइड्स किस वजह से होता है, तो हमारे कई बच्चे एलर्जिक होते हैं। जैसे कि वातावरण से एलर्जी हो, किसी खाने में कोई ऐसी चीज हो जिससे एलर्जी हो, या जिसको फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा की। उन केसेस में ये क्या करते हैं, बॉडी एलर्जिक होने के कारण एक रिएक्शन बॉडी में क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो एलर्जिक रिएक्शन इज वन ऑफ द कॉज फॉर एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। देन इज द रेकरेंट इन्फेक्शन। जी हां दोस्तों, जैसे बच्चों में कॉमनली कफ, कोल्ड, जुकाम, बुखार होता रहता है, अगर उस केस के अंदर वो बार बार रिपीट कर रहा है इन्फेक्शन और हम उस केस में बार बार एंटीबायोटिक रिपीट कर रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो लीड्स टू द एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। तो अगर हम किसी अनप्लान्ड तरीके से बच्चे को दवाइयां दे रहे हैं, उस बीमारी को, जुकाम को, जो कि वायरल डिजीज है, कई बार उसको दबा रहे हैं एंटीबायोटिक्स देके, तो इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट टू द एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। एंड ईयर इन्फेक्शन, कई बच्चों में मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, कई माताएं जो होती हैं बच्चे को बिल्कुल एकदम लेटा लेते हैं, जो कि एंगल पे नहीं रखते, जिससे क्या होता है, जब वो फीड करते हैं वो जो मिल्क होता है वो मिडिल ईयर में चले जाता है, जिससे मिडिल ईयर इन्फेक्शन बनती है, साइनस में इन्फेक्शन बनती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। वहां से वो ट्रिगर मिलता है उनको। तो अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे को एडिनॉइड है तो हम उसे पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए हमें जानने होंगे उसके चिन्ह और लक्षण, जो कि बहुत जरूरी हैं। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। तो अब बात आती है कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले जो एडिनॉइड्स बच्चे होते हैं, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वहीं से आपको डायग्नोज होना शुरू हो जाएगा कि ये बच्चा एडिनॉइड से सफर कर रहा है। आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जब आप बच्चे को देखेंगे, उसके मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको अपर पैलेट करते हैं, वो ऊपर की तरफ दिखेगा।
उसका मुंह ऐसा लगेगा कि वो मुंह से ब्रीथ कर रहा है, तो ये हिस्सा जो है पूरा हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, अलग से दिखेगा, आई संक हो जाएंगी, ये हिस्सा जो नोज के आसपास है ये आपको भारी दिखेगा। तो दिस इज अ पिक्यूलियर फेस ऑफ द एडिनॉइड पेशेंट। सेकेंडली, जब आप देखेंगे उसको, जो बार बार वो सांस ले रहा होगा वो हमेशा मुंह से ले रहा होगा। मुंह से सांस लेने की वजह से उसके लिप्स जो होंगे ड्राई होंगे, क्रैक होंगे। अब जब ये चीज एक्सटेंड कर जाती है तो अल्टीमेटली बच्चों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब स्नोरिंग आती है, उससे एक प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। फिलहाल आप ये जानिए कि स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे सोते सोते ऐसा फील करते हैं कि उनको सांस नहीं आ रहा, उनका सांस रुक जाता है और वो एकदम ऊपर होके बैठ जाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कई पेशेंट्स हैं जो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब बच्चा जो है हमारे पेट के ऊपर ही सोता रहता है या कमर के ऊपर सोता रहता है, कभी भी अपने बेड पे प्रॉपर्ली तकिए पे नहीं सोता है, बेड में क्रॉल करता रहता है, इधर उधर पोजीशन चेंज करता रहता है। दैट कुड बी अ केस ऑफ एडनॉइड हाइपरट्रॉफी। सो अब आती है बात नेक्स्ट के जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। दोस्तों इसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है उसको हम एक प्रॉपर नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्थ वंडर, जो कि आपने देखा होगा स्टार वॉर्स की एक मूवी है, उसमें भी एक डार्थ वंडर एक कैरेक्टर था जिसकी जो ब्रीदिंग थी वो इतनी लाउड थी कि पूरे थिएटर में विजिबल होती थी। इसी तरह से जो एडनॉइड वाला पेशेंट है, जो बच्चा है, उसकी जो ब्रीदिंग होगी वो इतनी लाउड होगी कि इसको आप घर में सुन सकेंगे, आसपास वाले लोग परेशान होंगे और आपको उसकी एक पिक्यूलियर ब्रीदिंग जो होगी वो दिख जाएगी और आप समझ जाएंगे इसको कि ये एक एडनॉइड हाइपरट्रॉफी है। एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द री इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, कान में इन्फेक्शन बनेगा, साइनस में इन्फेक्शन बनेगा और रैकरेंट फीवर बच्चे के अंदर रहेगा। जब बच्चे को आप देखेंगे बच्चा सुस्त बैठा रहेगा, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, एपैथेटिक हो जाएगा और मुंह से सलाइवा ड्रिल करता रहेगा, वीक हो जाएगा, स्टडीज में आगे एक्सेल नहीं करेगा, किसी भी चीज में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एडनॉइड हाइपरट्रॉफी। सो बात आती है कि आपने ऐसे केसेस में इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, बच्चों में भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चे को एनकरेज करना है हमने कि वो योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आए ताकि उसकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो बढ़े। ब्रीदिंग का जो एरिया है वो एक्सपैंड करना है, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है हमने। सेकेंडली हमें ध्यान रखना है उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस में, जहां पे डस्ट है, एलर्जी है या बच्चा किसी खाने से किसी फूड से एलर्जिक है या फैमिली हिस्ट्री है, टेंडेंसी है किसी चीज को एलर्जी की, तो वो हमने जो मेंटेनिंग कॉजेज हैं उनको दूर करना है। तो ये चीजें आ गई इंपॉर्टेंट। एंड उसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैं सभी से कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें बच्चे को कभी भी इस निगाह से नहीं देखना कि इसको बीमारी है तो उसको हमें डिमोरलाइज करना है। जी हां दोस्तों, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि एडेनॉइड्स क्या है, वही चीज उसने बच्चों में देखनी है, बच्चों को ट्रेन करना है कि एडेनॉइड्स हैं तो आपने घबराना नहीं है, ये ठीक होगा और आप यू विल कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो पेरेंट्स को बच्चों पे इंड्यूस स्ट्रेस नहीं डालना है, प्रेशर नहीं बिल्ड करना है उनके ऊपर कि दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सेल इट। जी हाँ दोस्तों, बच्चे परेशान हैं तभी शायद ऐसा कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को समझना है, उनकी वीकनेस को समझना है और एडेनॉइड्स को ट्रीट करना है, जिसका बहुत ही बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको मिलेगा और बच्चे ठीक होंगे एंड दे विल कम बैक टू द नॉर्मल पेस ऑफ द लाइफ। और आम बच्चों से कंपैरेटिवली वो पेस करेंगे, उनके साथ आएंगे, स्टडीज में भी मन लगाएंगे, आसपास भी इंटरेस्ट लेंगे, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेंगे एंड दे विल कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ वंस अगेन। बट यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू काउंसिल योर चाइल्ड। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नियर वियर कोई भी अगर फैमिली फिजिशियन होता है वहां विजिट कीजिए और काउंसलिंग जरूर करवाइए। अब तो ये हो गया लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब आती है इसकी एलोपैथिक मैनेजमेंट। एलोपैथिक मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो एलोपैथिक में हम इसकी मेडिसिन देते हैं और दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जरी, जो कि आजकल के डॉक्टर्स काफी रेकमेंड कर देते हैं कि अगर पेशेंट बच्चा बहुत सफर कर रहा है, उसकी कंडीशंस नहीं सॉल्व हो रही हैं, बार बार इंफेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है और बच्चे की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है, लंग्स नहीं प्रॉपर डेवलप हो पा रहे, तो उस केस में पेशेंट जो डॉक्टर्स होते हैं पेशेंट को रेकमेंड कर देते हैं कि यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। बट वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। कोशिश पूरी की जा सकती है और हो भी जाता है। एंड आता है नेक्स्ट इज द मेडिसिन ट्रीटमेंट। एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि उसके अंदर हम 3 तरह की दवाइयां देंगे। अगर इंफेक्शन पता चल जाता है आपको बैक्टीरिया से है, जो कि डायग्नोज कर पाएगा एक फैमिली फिजिशियन, इसलिए डू विजिट योर डॉक्टर फर्स्ट, एक एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन या फिर एक्सपर्ट फैमिली फिजिशियन। तो वहां से आपने एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो उससे एंटीबायोटिक्स आपने लिखवानी है। एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जी कोई दवाई है वो भी शुरू कर सकते हैं आप। और अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है तो डॉक्टर्स रेकमेंड समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आपने देखा होगा नेजल स्प्रेज होते हैं स्टेरॉइड्स के
ब्यूटी कॉर्ड या इस तरह के कोई नेबुलाइज करने के लिए पेशेंट्स को कह देते हैं काफ़ी बार। तो दैट इज़ अ स्टेरॉइड, दैट इज़ अल्टीमेट। जब बहुत ज़्यादा बच्चा तंग हो जाता है तो उसको वो उससे नेबुलाइज करने के लिए कह देते हैं। तो दैट इज़ द एलोपैथिक वे ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट। सर्जरी मैंने आपको बताया अभी कि जब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, एंटीहिस्टामाइन काम नहीं कर रहा है, स्टेरॉइड्स ने भी काम करना बंद कर दिया है, और इन्फेक्शन इतना हो गया है कि बच्चे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को चोक कर रहा है, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करना है, देन दे विल रेकमेंड यू द सर्जरी। सो अब बात आती है इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। होम्योपैथिक में हमने इसको कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, डू विजिट योर होम्योपैथिक डॉक्टर फर्स्ट, गिव हिम द केस। डॉक्टर को पेशेंट से इंटरेक्ट करने दीजिए, बच्चे को इंटरेक्ट करने दीजिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को फाइंड करने दीजिए। जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेगी तब उसका ट्रीटमेंट एक्चुअल मायने में शुरू होगा। एंड अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिल जाती है, उसको मेडिसिन दीजिए, उसकी काउंसलिंग फ्रीक्वेंटली कीजिए, डू विजिट योर डॉक्टर ऑन द एडवाइज डेट्स, एंड आप देखेंगे उसके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अब बात आती है कि अगर आप नहीं अपने डॉक्टर के पास विजिट कर पा रहे हैं या आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, तो एक जनरल मेडिसिन जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, कहीं भी आप इसको स्कैन कर लीजिए, सब देख लीजिए, बस इंपॉर्टेंट है। दैट इज द सोराइनम 30। जी हाँ दोस्तों, सोरानियम 30 एक वंडरफुल मेडिसिन है फॉर द पेशेंट ऑफ एडिनॉइड्स। मैंने अपने कई पेशेंट्स में दी है और इसके मार्वलस रिजल्ट्स हैं। तो सोरानियम 30 आप एज ए जनरल मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके किसी से ट्रीटमेंट चल रहा है और आपके नियर डियर कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है जिसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डू आस्क हिम फर्स्ट। वो आपको रेकमेंड करेंगे बेटर कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कहीं वही तो नहीं है या उसके साथ मैच तो नहीं कर रही, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे। और जिनके आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, दे कैन टेक सोरानियम 30 और 200 मेडिसिन, 200 पोटेंसी। वो 5 ड्रॉप्स जो है, अगर 200 पोटेंसी होती है तो 5 ड्रॉप्स जो है दिन में सिर्फ एक बार सुबह खाली पेट देना है 10 डेज के लिए। और अगर 30 पोटेंसी मिलती है आपको सोरानियम 30, तो 5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स ये आप दे सकते हैं। एंड इसके साथ एक जो बायोकेमिक रेमेडी होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करी है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, दैट इज द काली सल्फ 6x। तो काली सल्फ 6x को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोकेमिक रेमेडी, जिसके बहुत लॉन्ग टाइम इस्तेमाल से बच्चों के अंदर एडनॉइड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये 2 पेट रेमेडीज हैं जो आप जनरल यूज़ कर सकते हैं टू दिस एडनॉइड प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत एक्यूट रेमेडीज, जैसे जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जैसे एडनॉइड से क्रॉनिक इन्फेक्शन है, अगर उसके साथ कोई एक्यूट इन्फेक्शन होती है, बच्चे को बुखार होता है, जुकाम होता है, इन बिटवीन, तो आप एकोनाइट जो 30 आती है एक मेडिसिन, उसको एज अ SOS यूज कर सकते हैं बीच में देने के लिए, कि जब इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको एकोनाइट आप दे सकते हैं, जिससे उसको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज एडिनॉइड्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा कि एडिनॉइड्स क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है और उसकी होम्योपैथिक दवाई क्या है। तो गाइज, यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स और लाइक्स, और आप इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और प्लीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों में भी, आसपास नियर कम्युनिटी में भी जो बच्चा सफ़र कर रहा है एडनॉइड से, उसको भी ये वीडियो जरूर भेजिए। आप लोगों में एक मैसेज स्प्रेड कीजिए। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू और सारी जानकारी दे सकें डिजीज़ की और क्या दवाइयाँ उनको खानी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज।